हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? फटाफट अपने हालचाल के बारे में बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कहता है कि बताइए बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से हरियाणा के किस नगर को जाना जाता है। अगर आप बात करें बॉक्सिंग के पावर हाउस के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि बॉक्सिंग के लिए हरियाणा का एक ज़िला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और उस ज़िले का नाम आपको बताना है। तो वो ज़िला कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि सर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो बॉक्सर हैं वो कहाँ पर हैं? भिवानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी में। अगर आप बात करें इस भिवानी के गठन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि सर 22 दिसंबर कौन सा दिन था दोस्तों? 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 ज़िले बने। पहला आपका भिवानी था और इसी भिवानी के साथ दूसरा आपका सोनीपत था। याद रखिएगा कि बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाने वाला आपका भिवानी जिला, जिसका गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ। उसी समय हरियाणा में 2 ज़िले बने थे, पहला भिवानी जो हिसार से लग हुआ और दूसरा सोनीपत जिला जो कि रोहतक से लग हुआ था। अगर आप बात करें इस भिवानी के बारे में कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है काशी नगरी, इसे कहा जाता है शहीदों का शहर, इसे कहा जाता है धर्मन्यासाओं का शहर, इसे कहा जाता है राजपुतानाओं का शहर, इसे कहा जाता है राजपुतानाओं का सिंह द्वार कहा जाता है। दोस्तों, इसे सिटी ऑफ वॉर हीरोज या भारत का इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका, बताइए मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? तो मिनी क्यूबा भी आपका कौन सा हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाने वाला भिवानी, उसे काशी नगरी कहा जाता है, भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहा जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर जिसे कहा जाता है, राजपुतानाओं का सिंह द्वार जिस भिवानी को कहा जाता है। और इसी भिवानी के अगर आप पुराने नाम की बात करें, तो सर इसका पुराना नाम हुआ करता था बानीग्राम। कौन सा हुआ करता था? तो सर इसका पुराना नाम था बानीग्राम। सारी बातें क्लियर हुई? चलिए, अगर आप बात करें कि सिरसा जिले के बारे में, तो सिरसा को क्या क्या कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है संतों की नगरी, वन की नगरी, सरस्वती की नगरी, डेरों की भूमि, हरियाणा की साहित्यिक नगरी और गेहूं का कटोरा। ये सारे के सारे नामों से प्रसिद्ध है आपका कौन सा जिला? सिरसा जिला। और फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि सिरसा जिले का गठन कब हुआ था। दोस्तों बताइएगा कि सिरसा जिले का गठन कब हुआ था। चलिए जी, दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मिथ्यातल से, कहाँ से? हरियाणा के मिथ्यातल से किन किन वंशों के सिक्के हमें प्राप्त हुए थे? तो आप याद रखिएगा कि मिथ्यातल जो है ये कहाँ पे पड़ता है? सर ये तो हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? हरियाणा के ही भिवानी जिले में पड़ने वाले मिथ्यातल नामक स्थान से हमें किस किस शासकों के कॉइन्स हमें प्राप्त हुए? तोमरों के हाँ प्राप्त हुए, चौहानों के प्राप्त हुए, प्रतिहार के भी प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर इनमें से सभी जगहों से हमें सिक्के प्राप्त हुए। मिथ्यातल की बात आई है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि सर मिथ्यातल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थल है। कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। अगर आप इसकी खोज की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 1968 में, कब? 1968 के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुए जिनका नाम था डॉक्टर सूरज भान। क्या नाम था? डॉक्टर सूरज भान। और इसी डॉक्टर सूरज भान के द्वारा सबसे पहले भिवानी के मिथ्यातल नामक स्थान पर खुदाई का काम किया गया। और जब यहाँ से खुदाई की गई दोस्तों, तो यहाँ से हमें मिले थे पुरुषों व स्त्रियों के जेवर, बच्चों के खिलौने मिले, तांबे के 13 छल्ले मिले और 2 भाले यहाँ से मिले। उसके अलावा हमें यहाँ से तोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बाट और बट्टे भी यहीं से मिले। और यहाँ से एक और ख़ास चीज़ मिली थी दोस्तों, वो कौन सी थी? वो थी सर समुद्रगुप्त के सिक्के। किसके सिक्के? समुद्रगुप्त। आप लोग जानते हो कि भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाने वाला शासक समुद्रगुप्त, और इसी समुद्रगुप्त के सिक्के हमें मिथ्यातल से मिले। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि बताइए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? फटाफट छाप दीजिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बताइए बिच्छुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? अगर आप बात करें बिच्छुओं के बारे में, तो आपने देखा होगा कि
पैर जो होते हैं और पैर के पास अंगूठा और अंगूठे के साइड वाली जो उंगली होती है उसके अंदर चांदी की बनी हुई एक आपकी अंगूठी जैसी, जिसे आप बिछुआ बोलते हैं दोस्तों, वो महिलाओं के द्वारा धारण की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, पैर के पंजों में धारण किया जाता है बिछुआ। कौन पहनता है बिछुआ? महिलाएं पहनती है। तो पैरों की बात आई है दोस्तों, तो याद रखिएगा पैरों में आपके कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, पैरों में पायल पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है सर? पैरों में पायल पहनी जाती है, जिसे आप पाजेब भी बोल देते हैं कई बार। उसके अलावा क्या पहने जाते हैं? तो आपने नाम सुना होगा बाकड़े। क्या पहने जाते हैं सर? बाकड़े पहने जाते हैं। गजरिया, कौन सी चीज़ें? गजरिया, छेल खड़े और झंझण जो है दोस्तों, ये सारी की सारी पैरों में पहनी जाती है आपकी। अगर आप बात करें गले के आभूषणों की, तो आप जानते हो कि सर गले के अंदर महिलाओं के द्वारा जालरा, हंसली, माला, गुलबंद, रानी हार, कांठी, कंठला, पत्री और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मंगलसूत्र के बिना पहचान नहीं हो पाती ना कि वो शादीशुदा है या कुंवारी है। तो याद रखिएगा कि सर गले के अंदर जालरा, हंसली, गुलबंद, मंगलसूत्र, कंठला, कांठी, रानी हार, गुलबंद, ये सारी की सारी चीज़ें महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। अगर आप बात करें हाथ की, तो हाथ में पहनी जाती है अंगूठी, आरसी, कड़ा, दस्तबंद, कड़ी नेवरा, टाडिया, छन, पजेली, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पर पहनी जाती है? हाथों में पहनी जाती है। अगर आप बात करें नाक के आभूषणों की, तो आप याद रखिएगा कि नाक के अंदर कोका पहना जाता है, नथली पहनी जाती है, पुरली पहना जाता है, बेसर पहना जाता है और लौंग। कौन कौन से हो जाएंगे सर? कोका, नथली, पुरली, लौंग, बेसर, ये नाक के आभूषण है। कानों की अगर आप बात करें, तो कानों में बालियां होती है, कर्णफूल होते हैं, बूजनी होती है, टाड्डे होते हैं और डेड्डे होते हैं। टाड्डे और डेड्डे, मैंने टड्डे की बात नहीं की है, टाड्डे अलग होते हैं, डेड्डे अलग होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, उसके अलावा माथे पे कौन सा? तो माथे पर आपका छाछ या बोरला जो है ये धारण किया जाता है। और सिर पे कौन सा? टिक्का हो गया, बिंदी होगी और छाछ, ये आपके सिर के आभूषण होते हैं। सारे के सारे याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और कलाई पे कौन कौन से? कलाई पे सर कंगन, कांगनी, गजरा और पछेली पहने जाते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता होगा कि आपकी पत्नी के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें पहनी जाती है। अगर आप कुंवारे हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब शादी होगी तो शादी के बाद में आपकी पत्नी आपसे ये सारी की सारी चीज़ें डिमांड करेगी। और शादी कब होगी? जब आप पढ़ोगे और सीटी में सिलेक्शन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बताइए, हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ने वाले बूंद कला गांव में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? अगर आप बात करें बूंद कला गांव जो कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि सर ये जो बूंद कला गांव है यहीं पर ही लगाया गया था सौर ऊर्जा प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर विद्युत प्लांट है। यहाँ पे क्या लगाया गया था सर? यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया, जो बूंद कला गांव यमुनानगर में लगाया गया। अगर आप बात करें नाभिकीय संयंत्र के बारे में, तो आप जानते हो कि सर हरियाणा के अंदर एक नाभिकीय संयंत्र है जो कहाँ पे लगाया गया? जो सर गोरखपुर में लगाया गया है। कहाँ पे? गोरखपुर के अंदर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है दोस्तों। और ये गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। कहाँ पे? फतेहाबाद में। और याद रखिएगा इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट, यानी यहाँ पे 4 यूनिट लगी हुई हैं 700 मेगावाट की, जिसका उद्घाटन 13 अगस्त 2014 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा अणु विद्युत संयंत्र है। और याद रखिएगा इसका जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो NPCL के द्वारा जो है दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। कोई डाउट है यहाँ तक बताइएगा। चलिए, जल का नाम आया तो याद रखिएगा कि सर हरियाणा के अंदर 2 जल विद्युत परियोजनाएं, कितनी? 2 कौन कौन सी हो जाएंगी सर? एक तो है पश्चिमी यमुना नहर परियोजना और दूसरी है सर ककरोई जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर परियोजना जो कि यमुनानगर जिले में बनाई गई है यमुना नहर के ऊपर, और दूसरी है ककरोई जो आपका सोनीपत में पड़ने वाला एक गांव, और यहीं पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर एक और विद्युत परियोजना बनाई गई जिसका नाम क्या है? ककरोई जल विद्युत परियोजना। नाभिकीय विद्युत परियोजना पूछे तो हरियाणा में एक गोरखपुर वाली, सौर विद्युत पूछे तो हरियाणा के अंदर बूंद कला गांव यमुनानगर में। जल विद्युत परियोजनाएं आपसे पूछे तो हरियाणा में 2 जल विद्युत परियोजनाएं, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना जो 1980 में स्थापित की गई, और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो
आपकी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर पड़ती है। चलिए, तापीय विद्युत परियोजना की अगर आप बात करें तो हरियाणा में कितने तापीय संयंत्र लगाए गए हैं? 5 तापीय विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं दोस्तों। कितने? 5, जिसमें सबसे पहला लगाया गया था पानीपत के अंदर, पानीपत का ही आसन गांव, और इसी आसन गांव में पहला लगाया गया पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। दूसरा लगाया गया दीनबंधु छोटूराम जो यमुनानगर में पड़ता है। तीसरा है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो हरियाणा के हिसार जिले में बरवाड़ा तहसील में पड़ने वाले खेदड़ गांव में लगाया गया 2010 के अंदर। चौथा है आपका इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि झज्जर के ही झाड़ली गांव में लगाया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। और हरियाणा में सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र भी वही है जिसे आप अरावली तापीय विद्युत संयंत्र के नाम से जानते हैं। और आपका लास्ट 5वां है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया कि महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र जो झज्जर के ही खानपुर गांव में लगाया गया दोस्तों। तो ये सारे की सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा की सारी बातें यहीं पर ही कवर करवा दी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस शहर में बुढ़िया का रंग महल पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए हरियाणा के किस शहर में बुढ़िया का रंग महल पड़ता है। पहले तो आप याद रखिएगा कि सर ये बुढ़िया का रंग महल किससे संबंधित है? तो आपने नाम सुना होगा बीरबल का। किसका नाम सुना होगा? बीरबल का। ये बीरबल कौन है सर? तो अकबर के ही नवरत्नों में एक था बीरबल, जिसका जन्म हरियाणा के नारनौल में हुआ था। और आप लोग जानते हो नारनौल कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। अगर आप बात करें इस बूढ़िया नामक स्थान की तो आप जानते हो सर ये बूढ़िया कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यमुनानगर में। बीरबल की बात आई है तो आप याद रखिएगा कि सर हरियाणा के ही नारनौल जो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है वहाँ पर जन्म लेने वाला बीरबल, जिसके बचपन का नाम महेश दास हुआ करता था। और इसी बीरबल की 2 चीज़ें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा बताइए बीरबल का रंग महल कहाँ पे है, या पूछा जाएगा बताइए बीरबल का छत्ता कहाँ पे है। जब भी रंग महल पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे यमुनानगर के बूढ़िया नामक स्थान पर। लेकिन जब भी आपसे क्या पूछा जाए, इसके छत्ते के बारे में पूछा जाए, छत्ते के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर देंगे सर ये नारनौल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? नारनौल में। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। चलिए, अगला है बताइए स्लेट पत्थर का किसकी बात हुई है? अब बात हुई है सर स्लेट पत्थर की। स्लेट पत्थर का विशाल भंडार हरियाणा के किस शहर में मिलता है? तो याद रखिएगा ये जो स्लेट नामक पत्थर है ये कहाँ पे पाया जाता है? सर ये रेवाड़ी में पाया जाता है, लेकिन रेवाड़ी तो ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा रेवाड़ी का कुंड नामक स्थान दोस्तों। कौन सा? रेवाड़ी का ही कुंड नामक स्थान सर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में स्लेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्लेट। महेंद्रगढ़ का नाम आया तो याद रखिएगा महेंद्रगढ़ को ही कहा जाता है हरियाणा की खनिज नगरी। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे सर हरियाणा की खनिज नगरी या हरियाणा की मिनरल सिटी। हरियाणा की खनिज नगरी बोलेंगे या हम बोलेंगे मिनरल सिटी। याद रखिएगा हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा हमारे खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। अगर आप हम बात करें कुछ खनिजों के बारे में, अगर आपसे वो पूछता है बताइए हरियाणा के अंदर स्लेट कहाँ पे पाया जाता है तो आप आंसर कर देंगे कुंड नामक स्थान जो रेवाड़ी में पड़ता है वहाँ का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए हरियाणा में अबरख कहाँ पर पाया जाता है तो आप आंसर करेंगे महेंद्रगढ़ के नारनौल और पंचकुला में। आपसे पूछा जाएगा सोना कहाँ पर पाया जाता है, आप आंसर करेंगे सर अम्बाड़ा की नारायणगढ़ तहसील में। अगर स्लेट पत्थर पूछता है तो रेवाड़ी में। अगर वो आपसे क्वार्ट्ज पत्थर पूछता है तो महेंद्रगढ़ के अटेली नामक स्थान पर पाया जाता है। सोरा अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो वो हिसार में होता है। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा नारनौल में होता है। हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? चरखी दादरी में। इसे आप डांसिंग स्टोन के नाम से या संग ए लर्जा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर डांसिंग स्टोन आपका पाया जाता है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं। अगर वो स्लेट पत्थर पूछे तो रेवाड़ी के कुंड नामक। अगर वो आपसे सोने के बारे में पूछे अम्बाड़ा। अगर वो आपसे क्वार्ट्ज के बारे में पूछे तो महेंद्रगढ़ का टेली। सोरे के बारे में पूछे तो हिसार जिला। ग्रेफाइट पूछे तो नारनौल। इल्ना पत्थर पूछे तो चरखी दादरी। रवेदार पत्थर पूछे तो अम्बाड़ा। और अगर आपसे कैल्साइट पूछे तो महेंद्रगढ़ की नारनौल तहसील। चीनी मिट्टी पूछे तो गुरुग्राम और मेवात हो जाएगा। अबरख पूछे तो नारनौल हो जाएगा। और आपसे अगर लोहा अयस्क पूछे तो भिवानी और महेंद्रगढ़ हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बताइए, ख्वाजा खिजर खान का मकबरा, किसकी बात हुई है? ख्वाजा खिजर खान के मकबरे की हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो आप याद रखेंगे सर, ख्वाजा खिजर खान जो है, इसी के द्वारा भारत के अंदर एक वंश चलाया गया जिसका नाम था सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश था। और अगर आप बात करें सैयद वंश की, तो ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। कौन सा वंश था? दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश आपका कौन सा हुआ? यही हुआ, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था सर? 1414 से लेकर 1451 तक इस वंश ने राज किया। और याद रखेंगे कि सर ये जो ख्वाजा खिजर खान है, इसी ने एक उपाधि धारण की थी जो थी रैयत ए आला। कौन सी उपाधि थी? रैयत ए आला। और याद रखिएगा, इस ख्वाजा खिजर खान का मकबरा हरियाणा की स्वर्ण नगरी यानी सोनीपत जिले में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा की स्वर्ण नगरी सोनीपत के अंदर ही एक मकबरा पड़ता है जो है ख्वाजा खिजर खान का। और याद रखिएगा, इसी ख्वाजा खिजर खान के द्वारा दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश, आप सभी जानते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में मोहम्मद गोरी के ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। और 1206 से लेकर 1526 तक लगभग 300 से भी ज़्यादा सालों का समय दिल्ली सल्तनत का रहा। और इसी के अंदर कुल 5 वंश हुए। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन से थे? उसमें से एक था आपका चौथा वंश सैयद वंश, जिसका संस्थापक हुआ ख्वाजा खिजर खान। और ये ख्वाजा खिजर खान वही है जिसका काम था शाहरुख खान को भारत से कर इकट्ठा करके भेजना। और याद रखिएगा, इसी के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है जो कहलाती है रैयत ए आला की उपाधि। और यही था पहला आपका कौन सा? शिया मुसलमान। तो ये क्या था? आपको पता होगा कि मुस्लिम धर्म 2 भागों में बंटा हुआ था, एक था शिया एक था सुन्नी। तो ये जो है ये शिया मुसलमान हुआ करता था, जिसका मकबरा हरियाणा के ही सोनीपत जिले में है। यहाँ तक सबको बातें क्लियर हुई होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? अगर आप बात करें हरियाणा के स्थान की, तो उसने सीधा पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान। इसका मतलब क्या होगा कि सर भारत के अंदर हमारे राज्य भी शामिल है और भारत के अंदर सर हमारे यूटी या केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। जब इनको देखेंगे तो इसके हिसाब से हरियाणा का जो नंबर आता है दोस्तों, वो कौन सा आता है? वो आता है सर 21वां। कौन सा आता है? 21वां। लेकिन वो अगर आपसे सीधा पूछे, बताइए राज्यों के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है, तब आप आंसर करेंगे 20वां। कौन सा हो जाएगा? 20वां। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लद्दाख। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख हो जाएगा। तो अगर आपसे वो पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तब आप आंसर करेंगे सर 21वां। लेकिन वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तब आप कौन सा करके आओगे? तब आप 20वां करके आओगे, क्योंकि तब बात होगी सिर्फ और सिर्फ राज्यों की। अब बात हो रही है भारत की, और भारत के अंदर आपके केंद्र शासित प्रदेश भी पड़ते हैं और आपके राज्य भी पड़ते हैं। 28 आपके वर्तमान में राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, अप्रैल 1919 के दिन, कब की बात हो रही है? अब बात हो रही है सर अप्रैल 1919 की। और याद रखिएगा, अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए? अगर आप बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो आप लोग सभी जानते हो कि सर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ, जो गुजरात में पड़ता है। इन्हीं के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई हुआ करता था। इन्हीं की ही पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्हीं के 4 बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। और इसी महात्मा गांधी को हरियाणा में 2 बार गिरफ्तार किया गया। कितनी बार किया गया? 2 बार गिरफ्तार किया गया। जिसमें अगर आप बात करें पहली बार कब गिरफ्तार हुए, तो आपको पता होगा कि सर 10 अप्रैल 1919 को। कब हुए थे? 10 अप्रैल 1919 को पहली बार ये गिरफ्तार हुए थे। कहाँ से? सर ये हरियाणा के पलवल नामक स्थान से गिरफ्तार हुए। और ये पलवल में किस स्थान से गिरफ्तार हुए? पलवल के रेलवे स्टेशन से। कहाँ से दोस्तों? पलवल के रेलवे स्टेशन से पहली बार ये गिरफ्तार हुए थे। और विदेश से लौटने के बाद पूरे भारत के अंदर इनकी पहली गिरफ्तारी भी कौन सी थी? यही थी। उसके बाद अगर आप बात करें तो आपने सुना होगा कि 30 जुलाई 1919, कौन सा? 30 जुलाई 1919 को ये हरियाणा के हिसार जिले से दोबारा गिरफ्तार हुए दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन दोनों पूछे जाएंगे, बताइए पहली बार महात्मा गांधी की हरियाणा में गिरफ्तारी कब हुई? आप आंसर करेंगे 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से। दोबारा पूछे तो आप आंसर करिएगा 30 जुलाई 1919 को हरियाणा के हिसार जिले से।
फिर आपसे पूछा जा सकता है, बताइए महात्मा गांधी ने हरियाणा में 2 बार दौरा किया, तो आप आंसर करिएगा सर 1919 में महात्मा गांधी आए थे भिवानी में, और इसी भिवानी में जब वो आए तो उन्हीं के द्वारा अंग्रेजों को शैतान कहा गया। और 1920 के अंदर महात्मा गांधी आए थे रोहतक के गौतकरण तालाब के पास। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने 2 जनसभाएं की, पहली भिवानी में 1919 में और दूसरी 1920 में हरियाणा के रोहतक जिले में गौकर्ण तालाब के पास की गई थी। अगर आप बात करें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की, तो इन्हीं ने किताब लिखी थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज नामक पुस्तक, इन्हीं के द्वारा लिखा गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और इन्होंने ही गीता माता नाम से किताबें लिखी थी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है, या तो इंग्लिश में लिखेगा या हिंदी में लिखेगा। तो याद रखिएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी किताब है, वो महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की। इंडिया ऑफ माई ड्रीम वो भी महात्मा गांधी। गीता माता महात्मा गांधी की। इनके द्वारा ही एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था हरिजन। यंग इंडिया इन्होंने निकाला था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने निकाला था। ये सारी की सारी आपको बातें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। अगर आप बात करें पड़ोसियों की, तो आप लोग जानते हैं कि सर हरियाणा के कुल पड़ोसी कितने हैं, 7, जिसमें से 5 आपके राज्य हैं और 2 आपके यूटी हैं। याद रखिए राज्यों की संख्या है 5 और यूटी हैं आपके 2। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि हरियाणा के 5 पड़ोसी कौन कौन से हैं दोस्तों। चलिए याद रखिएगा हरियाणा के उत्तर दिशा में कौन सा पड़ता है, तो आप आंसर करिएगा सर उत्तर दिशा में पड़ता है हमारा कौन सा, पंजाब। कौन सा पड़ता है दोस्तों, पंजाब पड़ता है। चलिए अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप जानते हो सर उत्तर प्रदेश जो है ये हरियाणा के किस दिशा में पड़ता है, ये हरियाणा के पूर्वी दिशा में पड़ता है। हरियाणा और यूपी को अलग करती है एक नदी जिसका नाम है यमुना नदी। बताइएगा यमुना नदी जो है इसकी हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है। अगर आप हम बात करें राजस्थान की, तो आप जानते हो सर राजस्थान पश्चिम दिशा में, और पश्चिम ऑप्शन में ना मिले तो अपन दक्षिण पश्चिम करके आएंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर आप हम बात करें तो आप सभी जानते हो सर ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। किस दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्व में। बचा आपका एक उत्तराखंड। कौन सा बचा, उत्तराखंड। उत्तराखंड भी उत्तर पूर्व में पड़ता है और मात्र 11 किलोमीटर। हरियाणा सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, उत्तराखंड के साथ, और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, राजस्थान के साथ। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि राजस्थान के साथ हरियाणा की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। फटाफट छाप दीजिएगा कि राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, और राजस्थान के वो कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं उन सबके नाम छाप दीजिएगा सीरीज में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। रेतीला भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान, मैदानी भाग, या शिवालिक का पहाड़ी भाग। तो आप जानते हो इसने पूछा है कि कौन सा भाग सबसे बड़ा है। जब हमने बात की थी हरियाणा के भौगोलिक विस्तार की, तो आपको बताया गया कि हरियाणा के अंदर आपका एक किताब लिखी गई जो डॉक्टर जसवीर सिंह ने लिखी थी जिसका नाम था एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, और इसी के अंदर हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया, और इसी के अंदर आपको बताया गया कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है, मैदानी भाग। यानी 44,212 किलोमीटर एरिया जो है दोस्तों, इसी का ही लगभग 93.76% एरिया आपका कौन सा है, मैदानी भाग है। अगर आप हम बात करें शिवालिक की, तो आप लोग जानते हो सर 1.69% पर शिवालिक फैला हुआ है, 3.09% पर सर अरावली फैला हुआ है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए शिवालिक के अंदर पड़ने वाली हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। शिवालिक के अंदर पड़ने वाली हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। फटाफट छाप दीजिएगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था। अगर आप बात करें इस गोहाना की, गोहाना कहाँ पे पड़ता है सर, तो भाई ये आपके सोनीपत जिले में पड़ता है। कहाँ पे, सोनीपत। गोहाना का पुराना नाम क्या था, गबन गोहाना था। क्या नाम था, गबन गोहाना। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि गोहाना का नामकरण किसने किया था। गोहाना का नामकरण दोस्तों किसने किया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर
फिरोज शाह तुगलक नाम का एक व्यक्ति हुआ जो तुगलक वंश का राजा था, और ये तुगलक वंश सर दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था जिसने सबसे अधिक समय तक राज किया। 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग सर इसने कितने सालों तक, 94 सालों तक राज किया। और इसी का ही तीसरा शासक हुआ सर फिरोज शाह तुगलक, जिसके समय में हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना नामक क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ, क्योंकि सर सोनीपत के गोहाना में पड़ने वाले जितने भी हिंदू मंदिर थे उन सभी को तुड़वा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और हिंदू इस बात को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह करने का काम किया। और ये फिरोज शाह तुगलक वही है दोस्तों जो हरियाणा के टोपरा विलेज को, टोपरा गांव यमुनानगर से निकालकर दिल्ली लेकर गया। ये वही है जिसने हरियाणा के अंदर पड़ने वाले मेवात के लोगों को सबसे ज़्यादा मुसलमान बनाया। और यहाँ पे किस जाति के मुसलमान हैं, मेव जाति के। बलवन की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बलवन जो सर गुलाम वंश का शासक था, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बैराम शाह, बैराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद के बाद अगला शासक बना था गयासुद्दीन बलवन, जो 1266 से लेकर 1286 तक राजा रहा। और ये गयासुद्दीन बलवन वही है सर जिसके द्वारा गोपालगिरी का किला बनाया गया। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए गोपालगिरी का किला कहाँ पर पड़ता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सर इसी बलवन के द्वारा 1265 में एक नीति अपनाई गई थी जो कहलाती है सर आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, या लोहे व रक्त की नीति। चलिए, बाबर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से ही प्रसिद्ध भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहलाने वाला व्यक्ति बाबर, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के बीच और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच एक युद्ध लड़ा गया हरियाणा के पानीपत में, और इसी में बाबर की जीत हुई। और बाबर ने जीत की खुशी में 3 चीज़ों का निर्माण करवाया, काबुली बाग, काबुली महल और काबुली मस्जिद। तीनों की तीनों कहाँ पे पड़ती है, हरियाणा के पानीपत जिले में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी जानते हो कि सर खिलजी वंश का दूसरा राजा जो हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी ही हुआ। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है सर इसने गुरुग्राम में पड़ने वाली सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद का निर्माण करवाया, हाँसी के बरसी गेट का निर्माण करवाया, और इसके चेहरे पर एक बार एक व्यक्ति ने वार किया था, और उसी वीर मंडार राजपुर को सम्मानित करने वाला व्यक्ति भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों हरियाणा में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, चलिए जी बताइएगा। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप लोग जानते हो कि सर हरियाणा में मात्र 2 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं, 2। कौन कौन से हैं, एक तो है सर सुल्तानपुर, एक तो है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कि सुल्तानपुर गांव फरूखनगर तहसील गुरुग्राम में पड़ता है। दूसरा कौन सा है सर, दूसरा है कल्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। कल्लेसर कहाँ पे पड़ता है सर, कल्लेसर पड़ता है सर यमुनानगर में। कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में। अगर आप बात करें सुल्तानपुर की तो याद रखिएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कि गुरुग्राम जिले में पड़ता है आपका, इसकी स्थापना करने का श्रेय सबसे पहले सलीम अली नाम के व्यक्ति को जाता है, जिसने 1971 में इसकी स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक हुए इंग्लैंड के एक व्यक्ति जो पीटर जैक्सन के नाम से जाने जाते हैं। और याद रखिएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए इसे राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, तो सुल्तानपुर को दिया गया था सर 5 जुलाई को, 5 जुलाई 1991 को सर इसे दर्जा दिया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कल्लेसर को कब दर्जा दिया गया, तो आप आंसर कर दीजिएगा कि सर 8 दिसंबर 2003। कौन सा दिन था वो, 8 दिसंबर 2003 को कल्लेसर राष्ट्रीय पार्क जो यमुनानगर जिले में पड़ता है इसे दर्जा दिया गया। ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है सर, और इसका एरिया कितना है, 11,570 किलोमीटर 70 एकड़ है। कितना हो जाएगा, 11,570 एकड़ में आपका फैला हुआ कल्लेसर राष्ट्रीय पार्क जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला है, बताइए म्यूर राष्ट्र व सूर्यास्तक की रचना किसने की थी। अगर आप हम बात करें म्यूर राष्ट्र या सूर्यास्तक की, तो आपने नाम सुना होगा हर्षवर्धन का। किसका नाम सुना होगा, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा जो शिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी हर्षवर्धन को कहा जाता है विद्वानों का आश्रयदाता, क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे क्या रहते थे, विद्वान रहते थे। विद्वानों की अगर आप बात करें तो आपको 4 नाम तो याद होने चाहिए। सबसे पहला बाणभट्ट, दूसरा मयूर, तीसरा दिवाकर और चौथा आपका हवेनसंग, 5वां मार्तंड। अगर याद रहे तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए
क्वेश्चन है कि बताइए मयूर राष्ट्र व सूर्यास्त की रचना किसने की। तो आप आंसर कर देंगे सर हर्षवर्धन का ही एक दरबारी हुआ जिसका नाम था महाकवि मयूर, और इसी मयूर के द्वारा मयूर राष्ट्र, मयूर शतक या सूर्यास्त की घोषणा रचना की गई। और इसी ने एक और किताब लिखी थी, वो भी आप याद रखेंगे, सुभाषितवली। कौन सी थी दोस्तों, वो थी सर सुभाषितवली। सुभाषितवली भी किसने लिखी थी, वो भी सर इसी ने लिखी थी। बाणभट्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, बाणभट्ट ने सर हर्षचरित लिखी थी, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी थी, चंडी सप्तकम लिखी थी, पार्वती हिरण्यम लिखी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हवेन सांग ने कौन सी लिखी थी, सीयू की नाम में किताब लिखी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हर्षवर्धन ने किताबें कौन कौन सी लिखी, नागानंद लिखी थी, रत्नावली लिखी थी और प्रियदर्शिका लिखी थी। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, बताइए ममता खरब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। अगर आप इस बात करें ममता खरब की, तो ये ममता खरब कौन है, तो सर ये तो हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है, हॉकी की खिलाड़ी। और हॉकी के लिए सर हरियाणा की कौन सी जगह प्रसिद्ध है, शाहबाद। कौन सी, शाहबाद। शाहबाद को क्या कहा जाता है सर, शाहबाद को कहते हैं हॉकी का गढ़। क्या कहा जाता है, हॉकी का गढ़। अगर आप बात करें हॉकी का गढ़ क्यों कहा जाता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी का संबंध शाहबाद से ही है। ममता खरब का नाम आया तो आप याद रखिएगा सर, ममता खरब हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखती है। कौन से जिले से, रोहतक जिले से। और इसी ममता खरब का एक उपनाम है, इसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, बताइए गोल्डन गर्ल के नाम से किस महिला को जाना जाता है। तो आप आंसर करिएगा ममता खरब को जाना जाता है। कहाँ से संबंध रखती है, रोहतक जिले से संबंध रखती है। किस चीज़ की खिलाड़ी है, हॉकी की खिलाड़ी है। हॉकी की खिलाड़ियों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, हरियाणा का शाहबाद जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। शाहबाद को क्या कहा गया, हॉकी का गढ़ कहा गया। शाहबाद से संबंध कौन रखती है, रानी रामपाल रखती है। कौन रखती है, रानी रामपाल, जो हॉकी की एक बेहतरीन खिलाड़ी है और वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम में खेलती हैं। अगर हम बात करें एक और की, तो आपने नाम सुना होगा स्विता पूनिया का। स्विता पूनिया जो हरियाणा के सिरसा जिले के जोध का गांव से संबंध रखती है, वह भी हॉकी की खिलाड़ी है। दोनों से क्वेश्चन आ सकता है आपका। या तो क्वेश्चन पूछेगा ममता खरब, बताइए गोल्डन गर्ल का संबंध किस खेल से है, तो आप आंसर करिएगा हॉकी से। या पूछेगा बताइए रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है, आप आंसर करिएगा शाहबाद से, हॉकी की खिलाड़ी है। तीसरा आएगा स्विता पूनिया, जोध का गाँव सिरसा से संबंध रखती है, वो भी हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी है। चलिए अगला है कि हरियाणा के किस सूरवीर ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था। तो मणिपुर की भूमि पर तिरंगा फहराने वाला व्यक्ति था मेजर सूरजमल। कौन सा था, मेजर सूरजमल के द्वारा ही सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर तिरंगा फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हीर रांझा, हीर रांझा रचना के रचयिता कौन है। जब भी हीर रांझा की बात होती है तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। हीर रांझे की बात आते ही आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। आप देखना चाहते हो कि सर हीर रांझा की प्रेम कहानी सुनाइएगा। हमें प्रेम कहानी नहीं सुननी है, यहाँ पे पूछा गया है हीर रांझा रचना के जो रचयिता है वो कौन है। तो याद रखिएगा सर, हीर रांझा नामक जो रचना है ये किसने लिखी थी, तो सर ये तो लिखी थी हरदेव ने। किसने लिखी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदेव के द्वारा हीर रांझा। हीर रांझा के अलावा इसने और कौन सी लिखी थी, सर इसने लिखी थी चंद्र किरण। दूसरी याद रख लीजिएगा, चंद्र किरण भी किसकी रचना है, वो भी इसी हरदेव की रचना है। ये हरदेव कौन है सर, तो याद रखिएगा ये हरदेव नाम का व्यक्ति जो है, आपने पंडित दीपचंद बैमन का नाम सुना होगा। इसी पंडित दीपचंद बैमन का शिष्य हुआ करता था हरदेव। कौन है, हरदेव। कहाँ से संबंध रखता है सर, तो ये हरदेव जो है ये गोरड गांव से। कौन सा गांव, गोरड। और ये गोरड गांव कहाँ का है सर, रोहतक जिले का गांव है भाई। कहाँ का है, रोहतक जिले के गोरड गांव से संबंध रखने वाले हरदेव, जिनके द्वारा हीर रांझा, चंद्र किरण जैसी रचनाएं लिखी गई। और ये पंडित दीपचंद बैमन जो कि जिनके ये शिष्य हुआ करते थे। चलिए नाम आया है बाजे भगत का। तो बाजे भगत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव से संबंध रखते हैं और ये हरदेवा के शिष्य थे। देखिए सबसे पहले याद रखिए पंडित दीपचंद बैमन। पंडित दीपचंद बैमन का स्टूडेंट या शिष्य कौन हुआ, हरदेव हुआ। हरदेव का स्टूडेंट कौन हुआ, बाजे भगत हुआ। तो याद रखिएगा हरदेवा के शिष्य हुए बाजे भगत, सिसाना गांव सोनीपत में जन्मे। इन्होंने नाटक लिखा ज्ञानी चोर और जमाल फत्ता। कौन सा, ज्ञानी चोर और जमाल फत्ता। बालक राम को छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है क्योंकि बालक राम के द्वारा 2-3 किताबें लिखी गई थी। चलिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। बालक राम ने लिखी थी एक तो दोस्तों आपकी पूर्ण भगत। कौन सी, पूर्ण भगत। दूसरी इसने लिखी थी गोपीचंद, राजा गोपीचंद के नाम पर इसने लिखी थी गोपीचंद।
तीसरा आप याद रखिएगा, इसने लिखी थी कुंजड़ी तथा रामायण। कौन सी लिखी? कुंजड़ी तथा रामायण जो है इसके द्वारा लिखी गई थी। चलिए, नाम आया है किशन लाल भट्ट का, तो याद रखिएगा ये किशन लाल भट्ट कौन है? तो ये किशन लाल भट्ट वही है जिसके द्वारा सबसे पहले सांग की शुरुआत की गई। और आप लोग जानते हो कि सर हरियाणा का जो लोक नृत्य या जो लोक डांस है वो कौन सा है? वो सांग ही है सर। मेरठ का ही एक निवासी जिसका नाम था किशन लाल भट्ट, और इसी को ही पहला सांगी माना जाता है। और इसी के बाद में जो दो सांगी हुए, जिसमें एक पंडित दीपचंद बहमन थे और दूसरा आपका लक्ष्मीचंद था, ये आगे चलकर प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन सबसे पहले सांग की शुरुआत किसने की थी? मेरठ के निवासी किशन लाल भट्ट के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। अगला है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जिसे आप CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2003 के अंदर हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुई थी। तो ये कहाँ पे पड़ता है? आपका सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। फटाफट में बताइएगा आप लोग कि सर वर्तमान में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत हरियाणा के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोल परिसर स्थित है? अगर आप हम बात करें पानीपत जिले की, तो आप लोग जानते हो कि सर पानीपत के अंदर हमारा एक तेल शोधक कारखाना लगाया गया, और उसमें किसका तेल बनता है? IOCL का। IOCL क्या होती है सर? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत जिले की बात आई है दोस्तों, तो दो चार बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर ये जो तेल शोधक कारखाना है IOCL कंपनी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में हुई थी। 1980 में बाहुली नामक स्थान पर हुई थी दोस्तों। और याद रखिएगा ये बाहुली किसका हिस्सा हुआ करता था? करनाल का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आप जानते हो कि सर 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिला करनाल से अलग होकर जिला बना था। तो याद रखिएगा ये बाहुली किसका हिस्सा बन गया? पानीपत का। ये जो तेल शोधक कारखाना है इसकी स्थापना 1980 के अंदर बाहुली करनाल में हुई। ये देश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। इसकी क्षमता की अगर आप बात करें तो 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष के अंदर इसकी उत्पादन होता है। उसके अलावा पानीपत में और कौन कौन सी चीज़ें पड़ती है? पानीपत में पड़ता है दोस्तों आपका NFL। क्या पड़ता है? NFL, जिसे आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यहीं पे पड़ता है आपका कैप्टिव विद्युत संयंत्र, यानी कि विद्युत की जो सप्लाई होती है उसके उतार चढ़ाव से बचने के लिए बनाया गया कैप्टिव विद्युत संयंत्र। यहीं पे आपका नेस्ले का नाम सुना होगा आपने, जिस नेस्ले की चॉकलेट आती है, कॉफ़ी आती है, इन्फेंट फूड आते हैं, दुग्ध आता है, पेय पदार्थ आते हैं आपके। ये सारी की सारी नेस्ले की फैक्ट्री 1993 में समालखा में लगी थी। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके द्वारा भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, LPG है, लुब्रिकेंट्स है, ग्रीस है। ये सारी इसी कंपनी के द्वारा तैयार होती है। अमोनिया प्लांट हमारा पानीपत में है, पचरंगा 4 पानीपत में है, उन्नी कंबल उद्योग यहाँ पे है, और सिंथेटिक रबड़ प्लांट जो नवंबर 2013 में लगाया गया वो भी हरियाणा के पानीपत जिले में है। पानीपत जिले के सारे उद्योग मैंने बता दिए। पहला याद रखेंगे तेल शोधक कारखाना, दूसरा NFL याद रखेंगे, तीसरा नेस्ले की फैक्ट्री याद रखेंगे, अमोनिया प्लांट याद रखेंगे, पचरंगा अचार याद रखेंगे, उन्नी कंबल उद्योग याद रखिएगा, रबड़ प्लांट याद रखिएगा, और कैप्टिव विद्युत संयंत्र आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी मैंने बता दी आज की क्लास में। उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आई होगी। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम पे सीधा सर्च करिए GS बाई प्रवीण सुतार सर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारी कहानी क्लियर हो रही है। जितनी बातें बता रहा हूं वो आप साथ के साथ नोट करते जाएं। इसी PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और उसी टेलीग्राम पर डेली आपको 20 क्वेश्चन क्विज के रूप में भी आपको मिलते हैं। और उसके अलावा हमारी थ्योरी की क्लासें भी आपके लिए जल्द शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपकी इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज MCQ की भी सीरीज कल से शुरू हो चुकी है, उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तब तक बने रहें एजुकेशन बोर्ड के इस परिवार के साथ। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर किसी चीज़ में डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे बात कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहें एजुकेशन बोर्ड के इस परिवार के साथ। आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।